हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होगे और फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी बर्डन। ठीक है, बर्डन वैसे भी नहीं लेना है बच्चों हमने, क्योंकि बर्डन लेकर हम जो फिजिक्स है उसको कभी पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो इजीली पढ़िए, आराम से पढ़िए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए बच्चों। आप पता क्या करते हो, स्टार्टिंग में से देख कर और पीछे वाला जैसे ही कुछ समझ में आ गया उसके बाद उसको स्किप कर देते हो। ठीक है, वीडियो पूरी देखा करो, फिर ही आपको बच्चों समझ में आएगा। क्लियर। तो आज का हमारा 12th क्लास से टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये जो थोड़ा सा टॉपिक है ना, ये रिलेट करता है किससे, जो हम पढ़ते हैं ना, कूलम कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वो सेम लगभग वैसे ही चलता है ये। तो इसको आप कोरिलेट करके ना इजीली मतलब दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। क्लियर। तो लास्ट केस में बच्चों हमने जो पढ़ा था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास क्या था बच्चों, एक कोई भी सोर्स चार्ज था क्यू, और हम क्या इस सोर्स चार्ज का कोई भी एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसके विद रिस्पेक्ट टू हम कोई भी टेस्ट चार्ज, ठीक है, कोई भी टेस्ट चार्ज था हमारा क्यू नॉट, उसको हम इसके विद रिस्पेक्ट टू लेकर आते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस बाउंड्री के ऊपर भी अगर लाता हूँ एक डिस्टेंस के ऊपर, तो ये जो भी मेरा टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी दोनों फोर्सेस में से ये रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज कि कैसा है, या ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसके उस जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लो यहाँ पे है, तो फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है या अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा। अगर यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, बिल्कुल सेंटर में जो होगा ना, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाता है यहाँ पे सेंटर में भी जाके। मतलब इससे कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। क्लियर। अगर मतलब यहाँ पे अगर सेम डिस्टेंस पे मान लो एक यहाँ पे पड़ा है, सेंटर से लेकर ये, और मान लो यहाँ पे रखा और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो बच्चों ये एक छोटा सा ओवरव्यू था मेरा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और बच्चों इसको आपने ध्यान से करना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास बच्चों कोई भी टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा एट अ पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, एक मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट पे ले लेते हैं, साफ सी डायग्राम हो जाएगी हमारी। यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इस एक एंड के ऊपर यहाँ पे, ये एंड मान लो मेरे पास क्यू पड़ा है इसके ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्यू टेस्ट चार्ज पड़ा है, और ये मेरा ओ एंड है, वो मान लो इसको। इसके विद रिस्पेक्ट टू इस पी पॉइंट के ऊपर मेरा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ, जो कि इस क्यू से एक आर डिस्टेंस के ऊपर है। क्लियर। अब जैसे ही मैंने ये वो पॉइंट है जहां से क्या है, इस टेस्ट चार्ज का क्या है, इन्फ्लुएंसिंग एरिया यहां तक है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको रखा। अब मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये लेट कर लिया मैंने। अब ये टेस्ट चार्ज भी मेरे पास क्या है, सोर्स चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों में क्या हो, रिपल्शन। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी तरफ होगी। ठीक है, ये मैं सब सारा लेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी तरफ होगी इसकी जो डायरेक्शन होगी। क्लियर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, जो भी फोर्स होगी हमारे पास, वो क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। अब हमारे पास टू चार्जेस यहाँ पे कौन से हैं, एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, उसके रिस्पेक्ट टू हमारा टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू और क्यू नॉट ओवर दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और हमारा ये आर है। तो फोर्स ऑफ इनमें क्या हो रही है, यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, बाहर की तरफ जा रहा है ये। तो
मतलब कि रेडियली आउटवर्ड है यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या होगा, यूनिट भी होगा, यूनिट वेक्टर भी होगा। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में होगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे, क्योंकि आर डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, आर कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आर कैप, क्लियर। तो आर कैप जो है हमारा, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, जो क्या कर रहा है, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम कैपिटल क्यू टूवर्ड्स, किसकी तरफ लग रहा है, क्यू नॉट की तरफ लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम ये जो क्यू नॉट है ना, इसको मान रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, इसीलिए तो बाहर आउटवर्ड गया ना, रेडियली आउटवर्ड गया, क्लियर। लेकिन ये बुक में लिखा नहीं है कि ये पॉजिटिव लिया, उन्होंने सिंपल बोला कि पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लिया, ठीक है। कि अब हमें ये, हमारी कॉमन सेंस है कि हमने उसको समझ लेना है, क्लियर। तो हमें जैसे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी नो दैट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है, दैट इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चाहे आप नेक्स्ट को दे देना जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करोगे, इस फोर्स की वैल्यू ये वाली इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, आर दिस वन ओवर, हमारे पास क्यू नॉट था, तो ये क्यू नॉट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये इसके कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप, राइट। तो हमारे पास ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब देखो आप क्या करोगे, जो हमारा पॉइंट चार्ज, ये यहाँ पे मैं लाइन इक्वेशन से आपको दिखा रहा था, अब आप इसको क्या करोगे, जो लाइन में मैंने इसको, आप इसको 2D प्लेन में लोगे, क्यों, क्योंकि आपने वहां से क्या निकालना है, इस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने इस यूनिट वेक्टर की वैल्यूज निकालनी है। वो तभी ही निकाल पाओगे अगर आप इस पॉइंट चार्ज को स्पेस में लेट करोगे, ठीक है, मतलब 2D प्लेन में लेट करोगे। तो उसी के कारण हम क्या करेंगे, इसको अब लेट करेंगे। सो एक और पॉइंट है बच्चों याद रखने वाला, कि इन जनरल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि हम जो लेट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। मतलब हम इसका मतलब ये है कि हम जो चार्ज है ना, जो भी पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसको हम पॉजिटिव ही मानते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर अब पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारी, दैट इज रेडियली आउटवर्ड बिकॉज ऑफ द दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमेशा ये इन जनरल यही होता है, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों अब हम 2D प्लेन में इसका करेंगे एक्सप्लेनेशन। ये हमारा x है, ये हमारा y है, और इस तरफ हमारा हो जाएगा z, और ये हमारा ओरिजिन है, राइट। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने मान लिया, वो पहले हमने लीनियर डायग्राम मानी थी, अब हम इसको 2D प्लेन में इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यूज आ जाएं, और हमारे पास ये जो हमने लास्ट में अभी पढ़ा, हमारे पास ये डिस्टेंस है जो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल लीनियरली इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, 2D प्लेन में हमें इसको ले जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2D प्लेन में हम क्या एग्जिस्ट करेंगे, इसका क्या 2D प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 2D प्लेन में एग्जिस्ट कर जाएगा, क्लियर, राइट। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो हम पढ़ते थे वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, उसकी पोजीशन और वेक्टर पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए चार्ज की स्पेस में। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट है मेरा, यहाँ पे ए पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, मेरा सोर्स चार्ज है क्यू, राइट। अब इसी के विद रिस्पेक्ट टू इस 2D प्लेन में ये मेरा बी पॉइंट है, और इसी बी पॉइंट के ऊपर मेरा क्या पड़ा हुआ है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब देखो कि ये इसके ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी पोजीशन हुई, यहाँ पे एक जो मैंने लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जो पोजीशन हुई, इस पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, R1 वेक्टर, और इसके विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी पोजीशन हुई, वो मैं इसको क्या लिखूंगा, R2 वेक्टर। और जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आया, तो
क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज में क्या इन जनरल हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और ये जो एक्ट करता है रेडियली आउटवर्ड जाता है, राइट। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो किसकी तरफ होगी, ए से बी की तरफ हुई। यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी तरफ हुई, ए से बी की तरफ हुई। क्लियर। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, r12 वेक्टर। क्या लिखेंगे, r12 वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, और जो इसकी फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स, और इसी तरफ ही जो हमारा यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा आर कैप, उसकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, राइट। और इट में भी अट्रैक्टिव फोर्स, बट अट्रैक्टिव के केस में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट एट अ पॉइंट बी। तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। कूलम्स लॉ क्या होगा हमारे पास, एफ वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट ओवर, अब दोनों के बीच का टेस्ट चार्ज और इसके बीच का सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r12 वेक्टर। तो इसका हम बोलेंगे r12 का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होगा, r12 का स्क्वायर हो जाएगा। आप r12 भी लिख सकते हो, ठीक है, वेक्टर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। क्लियर, क्योंकि डायरेक्शन है ना ये, इसके अलोंग डायरेक्शन। तो r12 का हमारे पास क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन का हमारा यहाँ पे हम लगाएंगे r12 कैप यूनिट वेक्टर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस की वैल्यू और इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसकी निकाल लो आप, इस डिस्प्लेसमेंट की, ये डिस्प्लेसमेंट जो सॉरी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जो आर कैप होता है ना, ये मैंने लेक्चर में लास्ट में भी बताया, ये क्या होती है, 1/2 जो होगी ये रेशियो होगी किसकी, जो डिस्प्लेसमेंट हुई एक से दूसरे की तरफ इधर, ओवर हमारा क्या हो जाएगा r12, ठीक है, ये इसकी रेशियो होती है। अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट कर देंगे, बिकॉज जो r यूनिट वेक्टर है दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के ऊपर वो जनरेट हुआ, ये यूनिट वेक्टर जनरेट हुआ। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो करो पुट, क्या आ गई वैल्यू, f इज इक्वल्स टू f वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, हमारे पास यहाँ था r12 का स्क्वायर, तो इसमें ये वैल्यू पुट होगी, तो हमारे पास ये बन गया यहाँ पे r12 यूनिट सॉरी वेक्टर यहाँ पे ओवर r12। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बना, f वेक्टर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट, अब ये पावर ऐड होगी r12 क्यूब यहाँ पे, और ये हमारा बन गया r12 वेक्टर, राइट बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी ये तो वैल्यू इसमें पुट कर दी, अब हमने इसकी और इसकी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी है, यहां से ही होंगी ये भी। अब जो ये r12 है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है r12, ठीक है, r12 जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे आप वेक्टर बच्चों मत लिखना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ही लिखना सिंपल, r12 मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही लिखना सिंपल इसको। और इस r12 की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इस एरो, ये एरो इसकी टेल को टच कर रहा है, इस एरो की, मतलब इन दोनों को ये अपोज कर रहा है। अब ये जो अपोज कर रहा है ये हमें रिजल्टेंट बताता है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और ये अपोज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, जो अपोज करेगा वो रिजल्टेंट बताएगा, इन दोनों का सम
इसके इक्वल होगा। मतलब क्या, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, बिकॉज अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, ये मतलब हमारे पास होगा यहाँ पे R2 वेक्टर, ये किससे इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 वेक्टर प्लस R12, ठीक है, इसके इक्वल होगा ना। अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने R12 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो R12 की वैल्यू निकाल लो। तो R12 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस उधर चला गया R1, ठीक है, R1 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आ गई। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है ना। तो इसमें पुट कर दो, देखो R12 की वैल्यू आ गई, हम इन दोनों में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पुट करेंगे इसकी वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला था जो एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे ही हमने वो वैल्यू जो निकाली इसमें पुट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें जब पुट किया तो क्या होगा R2 वेक्टर माइनस जो हमने वहां पे अभी कैलकुलेट किया R12 की वैल्यू, वो इसमें पुट कर दी, वो क्यूब होल क्यूब आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हमारे पास, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। और उसके बाद जो हमारे पास जो ए बी वेक्टर है, क्यों, कौन सा ए बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये ए और बी के अलोंग, ये जो ए बी वेक्टर है हमारा, ठीक है, इसलिए मैं वेक्टर लिखा था यहाँ पे। वो ए बी जो है ना, वो किसके इक्वल है, ठीक है, ए बी वेक्टर जो है हमारा वो किसके इक्वल टू है, R12 वेक्टर के बराबर। और इसी R12 की वैल्यू हमने निकाली अभी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये निकाली, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको वेक्टर लिख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना बस जब ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एस चार्ज जो भी है, ठीक है। और देयरफॉर हम वहां से ये वाली जो फोर्स की वैल्यू निकाली है ये वाली, ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 भी लिख सकते हो, जैसे पहले वो निकाली थी, आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, इसको अब 3 बोल दो, ठीक है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये हमारे पास आ जाएगा नीचे मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और इधर हमारे पास आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ओवर में ये हमारा टेस्ट चार्ज था, वो नीचे हमने टेस्ट चार्ज लिख दिया, ये इसके साथ हो गया कैंसिल हमारा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये फार्मूला बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे बचा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है एट पोजीशन R वेक्टर, किसी भी पोजीशन R वेक्टर के ऊपर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, यू कैन से दैट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ R0 वेक्टर, R0 अगर आप वेक्टर मानते हो किसी भी कोई पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, उसकी जगह R0, यहाँ पे R1 की जगह हमारा R0 आ जाएगा, जैसे ये इसमें मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर को चेंज कर रहा है, मतलब ये जो हमारा ये आगे आगे आपने करना है तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक हमारा इनफ है, जो यहाँ तक हमने कर लिया ना ये वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने वैल्यू निकाल दी, यहाँ तक आप इनफ मान सकते हो, ठीक है। सो जो क्यू है ना, जो टेस्ट चार्ज है, वो डिपेंड करता है सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, आर डिस्टेंस जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट चार्ज को एक डिस्टेंस के ऊपर रखा विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, और उसी सेम डिस्टेंस के ऊपर किसी और पॉइंट के ऊपर रखते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। लेकिन एक और इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप किसी भी पॉइंट चार्ज को, जहां पे क्या है, अगर सेंटर ऑफ स्फीयर है मान लो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगा एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर वुड बी सेम,
ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखते हो तो वो स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर वो सेम होगा, किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर रखते हो सेंटर के ऊपर। ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज जो है स्फेरिकली क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। ठीक है। अगर आप मान लो मेरे पास कोई भी चार्ज है, मान लो टेस्ट सोर्स चार्ज है, अगर आप इस सोर्स चार्ज के सेंटर के ऊपर लाकर, ये क्या हुआ, इसके सेंटर के ऊपर लाकर कोई भी टेस्ट चार्ज रख देते हो यहाँ पे जी, यहाँ पे, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो स्फेरिकली हर सरफेस के ऊपर क्या होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, वो सेम होगी। लेकिन अगर इसको इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखोगे, कुछ डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन वो डिस्टेंस है अलग अलग, तो फिर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। अगर सेम पहले इस डिस्टेंस के ऊपर रखा और फिर इधर रख दिया, लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों पॉइंट्स की भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ चल रहा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन चल रहा है, वही चल रहा है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया बच्चों, तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका एक फर्ज बनता है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक की करो और बच्चों शेयर करो अपने जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।